फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। इस वजह से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस बहुत ही बड़े टॉपिक को हम आने वाले कुछ वीडियोस में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस टॉपिक को टच करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। यह टॉपिक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से भी पहला है, उस वजह से मैंने इस वीडियो को इससे पहले ही अपलोड किया है। ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्रेस देखना, जिस वजह से क्या होगा, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एक लिंक मिलेगी जिससे कि आप उस वीडियो से स्टार्ट कर बिल्कुल भी ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इंग्लिश लिटरेचर की अगर हमें हिस्ट्री जाननी है तो सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वो हुई थी 4th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक। तो चलिए जान लेते हैं इस एज में क्या क्या हुआ, क्या क्या नोटेबल है, कौन कौन से इस एज में राइटर्स थे और किस वजह से इंग्लिश लिटरेचर का ये ओल्ड एज फर्स्ट स्टेप माना गया इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री का, जिससे कि इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि इस एज में ही सबसे पहला वर्क बीवुल्फ नाम की एक पोइट्री मिली थी, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहली पोएम मानी जाती है। अब देखिए, इस एज में वैसे तो किसी के सामने ऐसा कोई राइटर नहीं था, तो इस बीवुल्फ की वजह से क्या हुआ, लोगों के सामने ये बात आ चुकी कि इससे पहले कुछ मशहूर राइटर हो चुके थे जो अभी भी गुमनाम है। क्योंकि उस वक्त तो ऐसा फैक्ट नहीं था कि हम जो कुछ भी लिखते हैं उसके नीचे जिसने लिखा है उसके सिग्नेचर हो या फिर उसका नाम हो। उस वक्त लोग बस लिख दिया करते थे, उन्हें अपनी प्रायोरिटी वहां पर रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। उस वजह से ये बीवुल्फ किसने लिखी है ये पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखी है वो लिखी है एक कॉटन के कपड़े पर और उसी हालत में उसे पाया गया है। अब इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि सबसे पहली थी और उस वजह से ये जानना भी ज़रूरी है कि उसमें क्या था, इस पोइट्री में क्या था, इस पोइट्री में जो पोइट्री है उसका मीनिंग क्या था। तो ये पोएम स्टार्ट होती है बीओवुल्फ नाम के एक नायक से, जो कि गेट्स का राजा था। उसी के साथ यहाँ पर एक दूसरा राजा दिखाया जाता है जिसका नाम है होरोदकर। वो डेन का राजा था। एक बार उस पर मीट हॉल का राक्षस गेंडेल द्वारा हमला करवाया गया। उस वक्त होरोदकर की जान चली जाने वाली थी, लेकिन सही वक्त पर बीओवुल्फ आकर उसे बचा लेता है। अब जान के बदले जान तो होरोदकर उसे नहीं दे सकता था, उस वजह से होरोदगर ने उसे अपने पूरे शासन को ही उसके हवाले कर दिया। उस वजह से अब डेन का भी राजा बीओवुल्फ हो चुका था, अब जबकि वो गेट्स का भी राजा था और होरोदगर का भी राजा था। उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। 50 साल के बाद अब बीओवुल्फ ने एक ड्रैगन को मार दिया था। उस वक्त एक ड्रैगन को हरा देना इतनी भी ईजी बात नहीं थी। उस वजह से उसके सैनिकों ने फिर उसका बहुत ही बड़ा स्मारक बना दिया। आगे चलकर उस स्मारक को देखकर कई लोग बीओवुल्फ की मिसालें दिया करते थे और इसी के साथ ये बीओवुल्फ नाम की पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस ओल्ड एज के सभी एंग्लो सेक्सन राइटर्स के नाम गुमनाम हैं। माना जाता है कि इनमें 12 मध्यकालीन राइटर्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोगों के नाम पता है, बाकी के सारे नाम गुमनाम हैं। और वो 4 फेमस राइटर है कैंडमन, बेड, अल्फ्रेड द ग्रेट और सबसे आखिरी है सेनवुल्फ। फ्रेंड्स, इसमें जो कैंडमन नाम का राइटर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये एंग्लो सेक्शन क्या है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्रेस का वीडियो डाला है एंग्लो सेक्शन के बारे में, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको उस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस एज के इस 12 राइटर्स ने जर्मनिक भाषा में कविताओं का खुद का रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त ड्रीम ऑफ द रूड नाम का वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और फिर आगे चलकर 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 2 कविताएं बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। सबसे पहली थी द वॉर्डरर और दूसरी थी द सिफरर। दोनों का अपना ही एक धार्मिक विषय है। वो क्या है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं द वंडरर के बारे में। ये द वंडरर किसने लिखी है ये तो अब तक पता नहीं, लेकिन जिसने भी इसे लिखा है एलिजी टाइप में। एलिजी यानी एक शोक गीत, जिसमें हमेशा एंडिंग एक दुखद सदमे से होती है। हमेशा हीरो मर जाता है या फिर उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। चलिए जान लेते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। तो कहानी शुरू होती है एक योद्धा के साथ। एक योद्धा है जो कि ठंडे समुद्री रास्तों से घूमता हुआ अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वह युवक था, जब वह अपने स्वामी और अपने साथियों के साथ बड़ी मित्रतापूर्ण रहता था, जिन्हें वो फिलहाल एक युद्ध में खो चुका है। अपनी ही मातृभूमि की रक्षा करते हुए एक युद्ध के दरमियान उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें वीर मरण प्राप्त हो चुका था। फिलहाल वह उनके स्वामी का अंतिम संस्कार कर रहा है। उस वजह से वो उनके बारे में सोच कर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस साहित्य में जीवन को 3 चरणों में विस्तारित किया है। सबसे पहला चरण
जिसमें आदमी अकेला होता है। एकांत व्यक्ति जिसका मतलब फ़िलहाल ये योद्धा अपने साथियों और अपने स्वामी को याद करता हुआ खुद को अकेला समझ रहा है। दूसरे चरण में आता है मॉड सीरिंग व्यक्ति, यानी कि मन में परेशान व्यक्ति, हमेशा पुरानी यादों को और कठिनाइयों को याद कर कर खुद को उसमें जूझता हुआ व्यक्ति, जिसमें कि वह हमेशा अपनी बीते हुए कल को याद कर कर खुद को दुखी मानता है। जैसे कि फिलहाल तो यह योद्धा समझ रहा है ऐसी सामूहिक हत्याओं की कोई भी गिनती नहीं हो सकती, उनका क्या किया जाए। और अंत में वह आखिरी चरण इसमें बताते हैं जिसका नाम है सोनोटर व्यक्ति, यानी कि बुद्धिमान मनुष्य के मन में जो तरह तरह की बातें आती है, जिसमें कि वह उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद समझ चुका था कि जीवन कठिनाइयों और अस्थिरता और पीड़ा से भरा है, और अगर आपको जीवन में शांति और स्थिरता चाहिए तो वह आपको केवल और केवल भगवान के पास ही प्राप्त हो सकती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कविता एक ज्ञान काव्य है। एक तरफा भगवान को मद्देनजर रखते हुए अंतिम स्थिरता का केंद्र भगवान को बताया गया है। अपने ही अतीत के उज्जवल दिनों की तुलना मनुष्य हमेशा निजी जिंदगी में करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी जिंदगी को पहले जैसा सरल बनाए। लेकिन जैसे कि द वंडर में बताया गया है कि हमने अगर उज्जवल दिनों की तुलना न करते हुए सिर्फ बुरे दिनों का चयन किया तो हमें कभी भी सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें हमेशा अपने आसपास पहले जैसा ही दुख नजर आएगा। और अंत में उसका भी हल इस द वंडरर में बताया है, जो है कि भगवान पर ही विश्वास रखो। भगवान पर विश्वास रखने की सलाह के साथ साथ द वंडरर यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली पोएम है द सिफरर। इसे भी किसने लिखा है, किसने इसे पब्लिश करवाया है, इसका कोई पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखा है वो लिखा है 124 लाइन्स में। इसमें एक नाविक है जो अपने बीते हुए कल को याद कर कर उसका मूल्यांकन अपनी निजी जिंदगी में कर रहा है। वह समुद्री यात्रा करता है और मन ही मन में खुद को बोलता है कि संसारिक सुख नहीं रहेगा, कि पुरुषों को बहादुरी के कर्मों के साथ साथ शैतान का विरोध भी करना चाहिए। अच्छे कर्म ही हमेशा साथ रहते हैं। मरने के बाद संसार का कोई धन आत्मा को लाभ नहीं पहुंचा सकता। इस पोएम के आखिरी में वह आमीन कहकर कविता को समाप्त करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में जो प्रार्थना खत्म होने पर आमीन कहा जाता है, जो क्रिस्ती धार्मिक हमेशा आमीन कहते हैं, वो शायद ही इस द सिफरर से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में शास्त्रीय साहित्य को महत्व दिया गया। उनमें से किंग अल्फ्रेड का बोथियस का कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसॉफ का यह अनुवाद बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बस इतना ही है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यह स्टार्टिंग थी और स्टार्टिंग में इसमें इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।